कि कैसे फोटोग्राफी के उपकरणों में जैसे जैसे तब्दीली आई, तैसे तैसे इन्होंने अपने काम में किस प्रकार के परिवर्तन किए। 10 महीने के अंदर ही फोटोग्राफी का प्रिंट बनाना, फोटो खींचना। क्लिक 3 मेरा पहला कैमरा था जिसमें 120 रोल लगता था और 12 फोटो आता था। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे हिंदी क्षेत्र या कहें हिंदुस्तान भर में अपनी कला, खास करके छायाकार के रूप में, फोटोग्राफर के रूप में पूरे देश में जाना जाता है। दोस्तों नमस्कार, सृजन सफर के नए अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात हमेशा किसी नई शख्सियत, किसी नए कलाकार से कराते हैं। हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे नए मेहमान हैं शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र कुमार बिहार ही नहीं बल्कि पूरे हिंदी क्षेत्र या कहें हिंदुस्तान भर में अपनी कला, खास करके छायाकार के रूप में, फोटोग्राफर के रूप में पूरे देश में जाना जाते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे इनके सफ़र के बारे में, इनके काम के बारे में, उसके महत्वपूर्ण पड़ावों के बारे में, और साथ ही ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे फोटोग्राफी के उपकरणों में जैसे जैसे तब्दीली आई, तैसे तैसे इन्होंने अपने काम में किस प्रकार के परिवर्तन किए। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपनी प्रारंभिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। आप कला की दुनिया में कैसे है? आर्ट कॉलेज में संभवतः आप 80-85 आपका बैच था। कैसे कला की दुनिया की तरफ झुका हुआ, अपने परिवार के बारे में? बचपन में हमारे मोहल्ले में एक आर्ट कॉलेज के सीनियर रहते थे, उनसे मेरी दोस्ती हो गई थी। दिन भर उन्हीं के साथ घूमते रहते थे। उनका फोटोग्राफी भी बहुत अच्छा था, पेंटिंग भी बहुत अच्छा था। वहीं से मेरे दिमाग में ये सब चलने लगा। फिर 8th क्लास में लोयला स्कूल में एडमिशन लिए। वहाँ 3 क्लब था, फोटोग्राफी क्लब, साइंस क्लब और गेम क्लब। तो हम गेम क्लब में भी ज्वाइन किए और फोटोग्राफी क्लब में भी ज्वाइन किए। ये मेरा था 1972 की बात। तो 1972 में, लेकिन 1 साल ही वहाँ पढ़ाई पढ़ सके हम। मतलब फाइनल एग्ज़ाम के पहले स्कूल छोड़ना पड़ा किसी कारण से। लेकिन वो 10 महीने के अंदर ही फोटोग्राफी का प्रिंट बनाना, फ़ोटो खींचना। क्लिक 3 मेरा पहला कैमरा था जिसमें 120 रोल लगता था और 12 फोटो आता था। और नेगेटिव से कॉन्टैक्ट प्रिंट निकालना हमारे जो टीचर थे ब्रदर फ्रेडरिक, उन्होंने सिखाई। उसके बाद लार्जर था, केबी का लार्जर था, उससे प्रिंट भी बनाना सिखाया है। ये सारा काम हम 72 में 8th क्लास में ही सीख गए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश स्कूल छोड़ना पड़ा। स्कूल छोड़ने के बाद 1 साल तो पढ़ाई नहीं हुआ। 1 साल के बाद फिर दानापुर डीएवी हायर सेकेंडरी स्कूल, दानापुर कैंट, वहाँ ज्वाइन किए। तो उस समय ये डीएवी जो चैनल अभी देख रहे हैं ये नहीं था। 2-3 स्कूल पटना के अंदर में आर्य समाज का 3 स्कूल था, जिसमें एक दानापुर, एक लंगटोली और एक मीठापुर। तो उसमें ज्वाइन किए। स्कूल क्या, वो कॉलेज टाइप का था, कोई डिसिप्लिन नहीं, जिसको जो मन मारा कर रहा है। वहाँ जब एडमिशन लिए तो हर क्लासरूम में इनका दयानंद सरस्वती जी महाराज का फोटो लगा हुआ था। तो हमको उस समय उतना अंदाज नहीं था कि ये कौन है, लेकिन हमको लगा कि हर क्लासरूम में लगा हुआ है, प्रिंसिपल चेम्बर में बड़ा लगा हुआ है, हमारे कोई बहुत ऊपर भगवान टाइप की चीज़ है। ड्राइंग का भी ये हो गया था। तो एक सरस्वती जी महाराज का मैं ड्राइंग कर दिया। क्लास में हंगामा हो गया। हमारे क्लास टीचर हमको लेके चले गए प्रिंसिपल के पास। बोले कि देखिए ये तो ऐसे बना दिया। बोले अरे ये तो यहाँ से आता है, ITI से आता है, ये तो भागा रहता है, इतना बढ़िया काम कैसे कर दिया ये। तो प्रिंसिपल हमारे बहुत खुश हुए। और फिर ड्राइंग, फोटोग्राफी तो बंद ही हो चुका था, ड्राइंग चलता रहा। फिर मैट्रिक में जब एग्ज़ाम दिए, 1 साल तो फेल कर गए। लेकिन एक एम था ना कि वो हमारे जो सीनियर थे एक आर्ट कॉलेज के, उनके साथ आर्ट कॉलेज भी देखे थे। तो हमको लगा कि नहीं, इसी में पढ़ना है।
तो पहली बार में तो मैट्रिक फेल कर गए, फिर हुआ कि नहीं, अगर आर्ट कॉलेज में जाना है तो मैट्रिक तो पास करना ही पड़ेगा। फिर पूरे लगन से तैयारी किए, सिर्फ इसलिए कि आर्ट कॉलेज में हमको जाना है। तो आपको आर्ट कॉलेज के बारे में उन अपने सीनियर से पता चला? हाँ, वो हमारे मोहल्ले में रेंट में रहते थे और बड़ा बड़ा काम करते थे। तो सन्नाकल चर्च है, वहाँ बहुत बड़ा पेंटिंग बना रहे थे, तो हमको बोले कि तुम मेरे साथ रहो, कुछ कलर वलर घोलते रहते थे उनके साथ, और लास्ट में कुछ कलर भी हमको दे दिए थे वो। और 1980 में हम आर्ट कॉलेज में अप्लाई किए, मैट्रिक पास किए, किसी तरह 3rd डिवीज़न हुआ आर्ट कॉलेज में। लेकिन वो जो पुराना मेरा काम सब, ड्राइंग सब, वहाँ लोग देखे तो बड़ा खुश हुए, बोले कि नहीं तो बहुत बढ़िया है। तो मेरा एडमिशन आर्ट कॉलेज में हो गया। तो आर्ट कॉलेज में भी हमको लगा कि फोटोग्राफी बताया नहीं जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है, बहुत परेशान थे हम। तो 2nd ईयर से फोटोग्राफी का स्टार्ट हुआ। तो 1st ईयर 2nd ईयर में फोटोग्राफी नहीं था, तो 2nd ईयर में जब जैसे ही फोटोग्राफी आया, मेरा वो 8th क्लास वाला वो चीज़ जाग गया, और उसके बाद हम फोटोग्राफी करने लगे। चूँकि फिर अचानक घर से हम बोले कि नहीं, हमको हॉस्टल में रहना है, घर में रहेंगे तो काम नहीं हो सकता है, दिन रात स्टेशन जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, स्केच करना है, तो रात दिन काम चलता था। तो हम बोले घर में रहेंगे तो फिर खाओ सो तो पॉसिबल नहीं है, तो हम हॉस्टल ज्वाइन कर लिए थे। तो हॉस्टल ज्वाइन किए तो उतना पैसा भी घर से मिलना बहुत मुश्किल था। तो उसके कारण भी क्या हुआ ना कि कुछ फोटोग्राफी के असाइनमेंट करते थे, क्विक पैसा मिल जाता था, पेंटिंग तो बिकना बड़ा मुश्किल था। फिर कुछ एनजीओ वाले हमको हायर करने लगे। उस समय झारखंड पे एडल्ट एजुकेशन का ये चल रहा था, आपको झारखंड में, मतलब वो तो बिहारी था पहले, और हमारे एक डॉक्टर बीके सिन्हा थे, दीपायतन के डायरेक्टर, स्टेट रिसोर्स सेंटर के, तो वो उनको भी फोटोग्राफी में बड़ा इंटरेस्ट था, तो वो हमको हमेशा साथ रखते थे और अपना ही कैमरा दे देते थे और बोलते थे कि चलो वहाँ काम करना। तो उनके ऑफिस के लिए भी कुछ काम करके दे देते थे, जिसमें कुछ पैसा मिल जाता था। फिर आर्ट कॉलेज में मेरा काम चलता रहता था। तो ये क्या आप कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही ये कुछ इस तरह का असाइनमेंट करते हैं? पढ़ने के दौरान ही एनजीओ वाले लोग हमको हायर करने लगे, और फोटोग्राफी जो का क्वालिटी जैसे जैसे बढ़ने लगा, तो एक एनजीओ छोड़ के दूसरा एनजीओ भी पकड़ लिया कि नहीं, उनको अपने डेवलपमेंट का ये दिखाना है। एक कॉन्ट्रैक्ट था माइंस में, जो माइनिंग कर लिया गया है, उसमें प्लांटेशन करने का, तो वो एक खास था कि इतने मंथ में पेड़ को इतना ऊंचा होना चाहिए, लेकिन वो उतना हुआ नहीं था। अब वो एनजीओ वाला बोले कि ये पेड़ उतना दिखेगा कैसे, उसको हमने फोटोग्राफी में मैनेज किया। जमीन में लेट कर सो के नीचे के एंगल से उसको उसका पेड़ को ऊंचा दिखा। हाँ, तो पेड़ सब ऊंचा ऊंचा दिखने लगा, और उसके कारण उनका बड़ा फायदा हो गया। तो कहीं कहीं फिर माइका माइंस में वो भेजे हमको, उनका वो सब कॉन्ट्रैक्ट चलता था, तो उसके कारण माइका माइंस में भी हम अंदर चले गए, वहाँ काम किए, 600 फीट अंदर तक चले गए थे। तो वो सब मेरा बहुत रेयर काम हुआ। तो फिर धीरे धीरे हम क्या हुआ ना कि झारखंड पे ही मतलब पड़ गए, ट्राइब्स ऑफ बिहार करके सीरीज बनाने लगे। वो आपकी श्रृंखला भी है। हाँ, और वो हमको मेरा नाम बहुत हुआ उससे, हर लोग मतलब ट्राइबल पर काम दूसरा अंदर के पास है, तो ये एक बड़ा अच्छा ये हुआ। लेकिन दुर्भाग्य था कि फिर झारखंड मतलब झारखंड चल बन गया, बिहार से अलग हो गया, तो फिर बड़ा अफसोस हुआ। तो फिर लग रहा था कि बिहार में मतलब ट्राइब्स है ही नहीं, और अभी भी बिहार के लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं है। लेकिन आज 2015 में अभी तक कोई ट्राइब्स ऑफ बिहार पे काम नहीं किया, लेकिन 2015 में विलुप्त होती जनजातीय चित्रकला पे एक शोध कार्य किया हमने, और वो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से हुआ था। विलुप्त होती जनजातीय चित्रकला, ये आपने कब शुरू किया? ये 2015 में काम किए, तो पूरा 8 महीना ये पूरा काम करने में लगा। पूरे बॉर्डर एरिया में आपका इधर अधौरा जंगल जाइए, मतलब कैमूर, अधौरा, ये सब होते हुए बांका, वो होते हुए किशनगंज, होते हुए पूर्णिया, अररिया होते हुए आप चले आइए थारू में, थारू वो मोतिहारी तरफ। हाँ, तो ये सी टाइप का ऐसे बनता है एक सर्कल बॉर्डर में। बॉर्डर के अंदर में मतलब बिहार के जनसंख्या के 2%, 1.5 से 2% जनजाति बिहार में है, और ये डाटा हमने बिहार सेंसस से निकाला। चूंकि काम करने के लिए ये सब डाटा पहले जरूरी था, तो वहाँ से हर गांव का नाम, हर एरिया का नाम,
टोटल 100% तो नहीं कर सके, बीच बीच में गांव छोड़ते हुए काम किए हैं, तो 8 महीना में ये पूरा काम हुआ। ये बहुत मेजर काम है मेरे पास। और अभी तक कोई ट्राइब्स ऑफ बिहार पे काम नहीं किया। अभी भी लोग भ्रम में हैं कि बिहार में ट्राइब्स है ही नहीं, लेकिन एक अच्छा डाटा मेरे पास है। तो एक तो और वो क्या किताब प्रकाशित हुई? प्रकाशित किए या नहीं किए तो पता नहीं चला, शायद नहीं कर किए। लेकिन क्या था, वो जनजातीय चित्रकला उनको दी है, और एक जनजाति, तो जनजाति पे जो काम वो मेरा हुआ। तीसरा सीरीज हमने मिट्टी का दीवार, मिट्टी का घर, मिट्टी का सब कुछ दिखता था, तो एक मिट्टी सीरीज पे अपना रिसर्च वर्क तैयार। हम उधर आएंगे। थोड़ा सा ये बताइए कि आपका जो आर्ट कॉलेज का दौर था वो कैसा था, कौन कौन लोग आपके सहपाठी थे, और कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही इस तरह के आपको असाइनमेंट मिलने लगे, तो बाकी कॉलेज का माहौल कैसा था? कॉलेज का माहौल, व्यवस्था तो बहुत ही खराब था, बाउंड्री तक नहीं था, कोई हिस्ट्री का पढ़ाई नहीं होता था, व्यवस्था बहुत ही खराब था। लेकिन लोग बहुत जुझारू थे उस समय। मेरे साथ संजीव सिन्हा था, संभवी थी, श्रीकांत, आपके सुबोध गुप्ता, संजय, सुनील, ये लोग काफ़ी आगे काम किए। सुबोध तो अभी पूरे दुनिया पे छा गया। वो समय सब हॉस्टल में रहते थे, और एक हम लोग का पूरा ग्रुप काम करता था। सिर्फ काम के लिए ही लोग परेशान होते थे। लेकिन फोटोग्राफी में दो हमारे सीनियर थे, एक अमरिंदर दुबे और पीके डे। ये दोनों तो न्यूज़ फोटोग्राफर। दोनों न्यूज़ फोटोग्राफर थे। तो हमको भी न्यूज़ से डिमांड आने लगा, तो कभी कुछ काम होता था तो न्यूज़ वाले को दे देते थे, ना उसका पेमेंट लेते थे, और ना हम उसमें बोलते थे नाम छापो, नाम भी नहीं छपवाते थे। तो लेकिन बोला लोग कि ज्वाइन कर लो इसमें। हम लोग नहीं, अगर मीडिया में ज्वाइन कर लेंगे तो फिर हम 5 साल आर्ट में पढ़ाई क्यों किए हैं। तो एक फोटोग्राफी में काम करते करते इतना ज़्यादा कलेक्शन मेरे पास हो गया ना कि पेंटिंग छूटता चला गया, जबकि पेंटिंग में हम ड्राइंग करते थे। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में 87 में मेरा ड्राइंग परचेज हुआ, जो आज भी वहाँ कलेक्शन में है। तो ड्राइंग हमको काफ़ी मेरा आर्ट फील्ड में ये किया, लेकिन उसको हम आगे नहीं बढ़ा सके, क्योंकि फोटोग्राफी पूरा टाइम फोटोग्राफी ले लिया, और हमको लगा कि अब छोड़ेंगे तो जितना मेरा किया हुआ काम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हमको लगा कि नहीं, पूरा दुनिया जब फोटोग्राफी को आर्ट मानती है तो फिर ये अलग कैसे है। तो आप पेंटिंग जैसे कर रहे हैं, कैमरा को माध्यम बना के हम भी काम कर रहे हैं। तो फोटोग्राफी में एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए, जो अभी एक बड़ा सा काम देखे होंगे, जैसे ये देखिए। तो ये जो काम है, ये पेंटिंग कोई नहीं कहता है कि फोटो है, लेकिन ये फोटोग्राफ करके दिन का फोटो था, और इसको हम रात बना दिए। और यहां से मेरा एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया। ये आपका पहला है? ये पहला है मेरा। और अभी देखिए, मेरा कोई भी फोटो देखेंगे तो आपको लगेगा पेंटिंग है। तो किसी जगह को शूट कर लेना और टेक्निकली बहुत सुंदर फोटो बना दें, वो आर्ट नहीं है, वो तो एक डॉक्यूमेंटेशन है जो मीडिया वाले लोग करते हैं। तो हमको डॉक्यूमेंटेशन से हटना था। वो इतना टफ है कि आपको स्पॉट पे जाना, अपने को संभालना, कैमरा संभालना, और 1 सेकेंड में आपको फ्रेम जो आप देख रहे हैं वो क्या आप उसमें फ्रेम किए और डिसाइड कीजिए, तुरंत क्लिक कीजिए, मोमेंट कैच करना है। 500 फोटो खींचने के बाद 5 फोटो भी कुछ अलग नहीं निकल पाता था। तो स्टार्टिंग में तो एक जगह खड़े हुए, कुछ इधर क्लिक किए, उधर क्लिक किए, कुछ समझ ही में नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे करते विजन डेवलप करता गया। आज तो जहाँ भी खड़े हैं वहीं कहेंगे तो हम निकाल देंगे। तो क्रिएटिव फोटोग्राफी में क्रिएटिव काम करना बहुत टफ है। और जैसे ही आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि तकनीक का ऐसा विकास हुआ है कि कोई तस्वीर आप खींच रहे हैं तो हूबहू एक अनुकृति हो जाती है, तो एक कलाकार का अपना क्या है। तो आपने बहुत धीरे धीरे प्रयास करके अपनी इंडिविजुअलिटी को उसमें डालने की। हाँ, और दूसरी बात क्या है कि जैसे राइटर कविता में अपने कुछ बात कह रहे हैं, कहानी में बात कह रहे हैं, हम विजुअल आर्टिस्ट हैं, तो हमको भी विजुअली कुछ चीज़ सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर वो नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ मेरे काम में नहीं आ रहा है, तो वो आर्ट नहीं है। तो उसके लिए बहुत सारा, देखिए अभी एकदम लेटेस्ट में एक काम किए हैं। ये मेरा एक राइटिंग सीरीज है,
तो आप जहां भी जाएंगे ना, कोई भी मोनूमेंट्स में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो इतना राइटिंग दीवार पे किया हुआ मिलेगा ना। ये देखिए रोहतासगढ़ किला है, इसका पूरा वॉल देखिए, ये राइटिंग से किया। पूरा राइटिंग भरा हुआ है। लेकिन हम इसको विजुअली कंपोज किए हैं, डार्क लाइट कंपोजिशन ये सब करके, लेकिन पब्लिक का उस चीज को हम उजागर किए। इसका मतलब कि एक जिस चीज का चित्र उतार अगर रहे हैं तो उसकी अपनी विशिष्टता क्या है, अपनी खासियत क्या है, दुनिया वालों को पता चल सके। हाँ, जैसे एक आपका टाइल्स सीरीज पे काम किए हैं, टाइल्स नहीं, ये आपका विश्व मेरे देखिए ये है, ये जो मेरे बुक का इनका कैटलॉग है। बिहार म्यूजियम में रिट्रोस बिहार संग्रहालय ने इनका रिट्रोस्पेक्टिव आयोजित किया था, उसमें ये कैटलॉग प्रकाशित हुआ। इसकी अभी इसका दूसरा संस्करण अभी आने वाला है। हाँ, तो ये जो फोटो आप देख रहे हैं कवर पे, टाइल्स 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 करके, और ये दरअसल मंदिरों में जो हाँ, तो ये विष्णुपद मंदिर में हम वहाँ के पंडा से बात किए तो बोले कि साहब जो भी आते हैं, जो डोनेशन देते हैं, तो वो एक टाइल्स भी पकड़ा देते हैं। लेकिन ये मेरा ब्लैक स्टोन का मंदिर है, इस पर हम कुछ भी नहीं लगा सकते हैं। तो टाइल्स का तो भरमार हो गया है, तो करें क्या। तो अभी रास्ते में कीचड़ लग रहा था, तो हमने रास्ते में लगवा दिया। अब उसमें भी बहुत हंगामा चल रहा है कि लोग मेरे, लेकिन जब आप भगवान को ही जब आप डोनेट कर रहे हैं कुछ भी, तो एविडेंस की क्या जरूरत है। लेकिन लोग चाहेंगे नहीं मंदिर में मेरा पूरे खानदान, चाहते हैं कि भगवान को, ईश्वर को भी अगर कोई उपहार दिया तो उसमें मेरा नाम दर्ज हो। तो इसका काम का नाम मतलब ये टाइटल भी हमने नाम ही रखा था, नाम। और नतीजा क्या हुआ कि वो रास्ते में लग गया, लोग आपके पूर्वजों के नाम पे चढ़ के जा रहे हैं। तो इसको शूट करने के लिए परमिशन लेके छत पे चढ़ के वाइड एंगल लेंस से 16 mm लेंस से पीछे बेल्ट में एक फ्रेंड मेरा हाथ लगा के होल्ड किया हमको, और ऐसे लटक के हमने वो फोटो लिया है। मतलब बहुत ही खतरा उठा। हाँ, और ये फोटो बहुत ही चर्चित हुआ है, मतलब बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग भी जिसको बहुत पसंद किए हैं। ये अंदर में भी इसमें है, देखिए ये एक्सपेरिमेंट वाला, ये बिहार म्यूजियम प्रेजेंट किया है। ये देखिए लोयला स्कूल का ये ग्रुप फोटो है, यहाँ पे हम हैं। ये देखिए दयानंद सरस्वती जी का हमारा, हाँ, और ये ओरिजिनल अभी भी मेरे पास है। और ये देखिए किसी नेता का, हाँ, नहीं ये इनका है, क्या लिखा हुआ देखिए, हाँ, ये कवि हैं, नहीं ये है सियाराम शरण गुप्त। हाँ, तो ये क्या था कि टीचर जब बोलती थी कि कविता याद करके आना, तो हम कवि का फोटो बनाने लगते थे, क्योंकि हर कविता के बगल में कवि का फोटो होता था, स्केच होता था। तो वो स्केच को बनाने में बड़ा मजा आता था। ये देखिए यहाँ लार्जर में, यहाँ बीच वाले हम हैं, 72 में ये फोटो प्रिंटिंग का ये सीख रहे हैं। तो ये सारा डॉक्यूमेंट हमने इसमें किया है। हाँ, ये आपका बहुत ही एक तरह से दस्तावेज है। ये देखिए ट्राइब पर काम करते हुए जो बता रहे थे, वो ट्राइब्स ऑफ बिहार पे ये है। मेरा कैमरा कलेक्शन एक बहुत लंबा है, करीब 150 कैमरे का कलेक्शन है मेरे पास पुराना, वो म्यूजियम में भी हमने लगाया था। हम लोग इस पर बात करेंगे थोड़ा सा। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, हाँ, ये बनारस से निकले। इस घाट को तोड़ दिया गया है, विश्वनाथ कॉरिडोर इसी घाट को तोड़ के बनाया गया है। तो ये सिर्फ मेरे फोटो में है, अब ये वहाँ है नहीं। तो देखिए ये ब्लैक एंड व्हाइट में जो काम किए हैं, तो स्काई तो ब्लैक होता नहीं है, लेकिन अगर एज इट इज देते तो वो तो डॉक्यूमेंट हो जाता है। लेकिन ये मेरा एचिंग लग रहा है, ड्राइंग लग रहा है, कोई पेंटिंग बोल रहा है, तो ये मेरा क्रिएशन है। हम घाट को कैसे देखें, फिर देखिए आपका नजरिया शामिल है। हाँ, तो ये मेरा काम हो गया। ये देखिए मिट्टी सीरीज, जो ट्राइबल पे काम करते हुए जनजातीय चित्रकला पे, तो ये ट्राइबल आर्ट पे काम हुआ इसमें। तो ट्राइबल आर्ट में एक तो ट्राइब्स का अलग किए, और ये मिट्टी सीरीज अलग किए। ये गोईठा बनाया है लोग, ये देखिए ट्राइबल का वॉल का। तो ये एक मेरा एग्जीबिशन एक मिट्टी सीरीज पे तैयार है।
एक ट्राइब्स ऑफ बिहार पे तैयार है और एक जनजातीय चित्रकला पे तैयार है। वहीं पर आपके डार्क ड्रीम सीरीज हैं, नाव श्रृंखला है, ऐसे ही वो आपने राइटर्स और भी कई तरह के ऐसे छठ श्रृंखला है, छठ है, पिंडदान है। पिंडदान पिंडदान करीब 2001 से स्टार्ट किए थे, 25 साल से कंटिन्यू पिंडदान कर रहे हैं, पे काम कर रहे हैं। सोनपुर मेला कम से कम 30 साल से कर रहे हैं। सबसे ज्यादा लंबा टाइम से छठ पे काम हुआ जो 42 साल से काम कर रहे हैं। 42 साल से आपका पहला काम 1983 या 84 में बड़गांव में किए थे पहला, और उस समय एक साड़ी पहनती थी लेडीज लोग हल्दी से रंगा हुआ। आज तो पूरा फैशन हो गया है। ये क्या फर्क आपको छठ पे करते हुए दिखता है? वो जब मेरा छठ पे पूरा एग्जीबिशन होगा ना, 1600 जब छठ पे मैं करूंगा, तो वो पूरा चेंज मेरे फोटो में सामने दिखेगा। कैसे 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 चेंज आया। और अब तो पिछली बार तो हम अपार्टमेंट में काम किए कि अपार्टमेंट में लोग घर के अंदर कैसे कर रहे हैं। तो गंगा से निकल के तालाब में गए, तालाब से निकल के गांव में गए, वो सब करते करते अब अपार्टमेंट में किए। अब नहीं, अपार्टमेंट श्रृंखला भी तैयार। हाँ, अपार्टमेंट में कैसे लोग कर रहे हैं, टब बना के, कुछ बच्चा लोग का एक स्विमिंग पूल वाला प्लास्टिक का होता है उसमें, तो यहाँ तक अभी कर लिए हैं। तो अब हमको काम करने का जरूरत महसूस नहीं हो रहा है छठ पे। अब उसका एक बुक प्रोड्यूस करेंगे, उसके पीछे लगे हुए हैं। जैसे ही आप बुक बोलेंगे ना, तो आपका साल 2 साल तो ऐसे ही चला जाएगा। तो अब लगभग वो पूरा हो चुका है। अब राइटिंग वाइटिंग करके उसको निकालने के बाद चल रही है। ये रस्म रिवाज आपका हो गया बरसाना नंदगांव। ये देखिए कुंभ 2021। ये कुंभ आपने कब से शुरू किया? ये 94 में पहली बार किए थे और दूसरी बार किए 2021 में, 30 साल पहले। हाँ, हरिद्वार में। तो अभी हरिद्वार वाला सबसे स्ट्रांग काम हुआ है। उस समय तो फिल्म पे किए थे तो बहुत सारा। ये देखिए पहला छठ यही है, ये 42 साल पहले का है। ये सारा हल्दी से रंगा हुआ, साड़ी पहनी हुई है लेडीज लोग, और लगता था कि भक्ति है। ये काम तो मेरा 2 एडिशन बॉम्बे में सेल हो गया है, 5-5 फीट का। ये सोनपुर का था। ये खरना कलेक्ट्रेट के पास होता था, जो कलेक्ट्रेट घाट अब मतलब खत्म हो गया है। ये आपका पिंडदान का है। तो फल्गु में पानी नहीं था तो लोग अपने सामने गड्ढा खोदते तो थे। टॉप व्यू से ली गई। टॉप ब्रिज के ऊपर नया ब्रिज बन रहा था, उसके ऊपर से वो मेरा टेंडेंसी था टॉप व्यू लेना। बाद में पता चला कि मतलब काहे वो मेरे पता नहीं जहन में था उस तरह का। लेकिन अभी तक ड्रोन यूज़ नहीं किए हैं और कोई ड्रोन का प्रैक्टिस नहीं है हमको, और अभी भी कहीं चढ़ के ही कुछ ना कुछ करते हैं। ये आपका पिंडदान हो गया। तो इस तरह से करीब करीब 32 सीरीज पे हम काम कर चुके हैं। तो ये आपने ये जैसे ये सब ये जैसे टेबल टॉप है। हाँ, ये सब बहुत पुराना है आपका, जो प्रिंटिंग के लिए। हाँ, इसमें भी कुछ पैसे मिलते थे। देखिए ये 10 कार्ड का एक ग्रीटिंग कार्ड छपा था, तो उसके लिए पहले प्रिंटिंग के लिए ये स्लाइड खींचना पड़ता था। तो अब सोचिए कितना, कम से कम 25 साल 30 साल पुराना है। तो इस तरह का मतलब कम से कम 5000 स्लाइड होगा मेरे पास, अलग अलग हर सीरीज। पुरातत्व पर। हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। हाँ, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि कॉलेज से पास होने के बाद आपने IGIMS में बतौर मेडिकल फोटोग्राफर। पास करने के बाद हम 86 में पास किए। 86 से फ्रीलांस करते रहे। 91 में ज्वाइन किए आपको यहाँ इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एज ए सीनियर फोटोग्राफर। तो वहाँ एक अलग काम था। OT में, ऑपरेशन थिएटर में जाके काम करना पड़ता था डॉक्टर लोग के साथ। वो किस तरह का काम? वो उनका रिसर्च मटेरियल हमको, मेरा काम था तैयार करना। ब्रेन, जैसे पेट खोल रहे हैं, उसमें कोई ट्यूमर है, ट्यूमर निकाल रहे हैं, तो कैसे उसको ये कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, वो टाइम बताते थे। हम भी डॉक्टर के साथ एक 2 स्टेप का सीढ़ी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ऊपर से, तो जब जब वो कहते थे तब तब हम वो शॉट क्लिक करते थे। वो मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ाते थे और अपने रिसर्च पेपर में यूज़ करते थे। तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट होता है रिसर्च सेंटर में, उसको बोलते हैं मेडिकल इलस्ट्रेशन यूनिट। तो मेडिकल इलस्ट्रेशन यूनिट में सीनियर फोटोग्राफर थे हम। तो अभी 2020 में मेरा रिटायरमेंट हुआ। और वो लगभग 30 साल आपने जॉब किया। 29 साल। और वो जब डॉक्टर जहाँ नहीं बोलते थे फोटो करने, वहाँ हम कुछ कुछ अलग अलग OT का करते रहते थे। वो अपने मन का काम था मेरा, और मेरा काम था। हम बोलेंगे ये तो जॉब कर रहे हैं, जो डॉक्टर बोलेंगे वो कर देंगे, वो तो उनके लिए हो जाएगा।
लेकिन हमको कुछ अच्छा लग रहा है। एक जगह करीब 20 कैंची इस तरह से लटका हुआ है, कुछ किया हुआ है, वो शॉट हम अपने मन से भी क्लिक करते रहते थे, जो आज हम आर्ट वर्क में उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरे पास कॉमन इतना लंबा मतलब काम है मेरे पास, पता नहीं वही पूरा कर पाएंगे कि नहीं, तो मेडिकल को तो छू ही नहीं पा रहे हैं। तो लगभग रोज कितने फोटोग्राफ्स लिया कर? वो डिपेंड, जब ऑपरेशन होता था। हाँ ऑपरेशन होता था और कोई पिकुलियर कोई चीज निकल गया तब वो लोग कॉल करते थे। लेकिन एक दिन में 4 ओटी चलता था, न्यूरो वाले का अलग, यूरो वाले का अलग, गैस्ट्रो वाले का अलग तो किसी न किसी से कॉल तो आ ही जाता था। लेकिन सबसे ज़्यादा पेडियाट्रिक सर्जरी में हम काम किए, क्योंकि पेडियाट्रिक के जो डॉक्टर थे, डॉक्टर बिंदे, वो बिना मेरे ओटी में जाते ही नहीं थे। बल्कि उस टाइम पे कैमरा नहीं था मेरे पास भी, और ऑफिस नहीं दी थी ना, तो एक कैमरा वो खरीद दिए थे जब डिजिटल। अच्छा, उन्होंने खुद, डॉक्टर ने खुद खरीदा? अब बोले कि इसको रखे रहिए, जब आइएगा मेरा काम करना यही कैमरा लेके चले आइएगा। डिजिटल था, छोटा सा सोनी का, और बाद में अपना कैमरा से करने लगे। फिर बाद में 10 साल बाद ऑफिस भी कैमरा दे दी। तो सबसे ज़्यादा काम डॉक्टर बिंदे का ही मेरे पास है, पेडियाट्रिक सर्जरी का। 2 दिन पैदा हुआ, 2 दिन का बच्चा है, उसको ऑपरेट कर रहे हैं। वो बड़ा अजीब टाइप का एक्सपीरियंस है। और करीब करीब 10,000 फोटो मेरे पास है, वो मेडिकल और चिकित्सा से। हाँ। लेकिन उतना नेगेटिव और उतना स्लाइड को कन्वर्ट करना टाइम नहीं है रखा हुआ। जब जब जरूरत पड़ता है कुछ क्लिक कर लेते हैं, लेकिन उसको भी जाने से पहले लाइनअप कर ही के जाएंगे। ये बताइए शैलेंद्र जी कि जो मेडिकल फोटोग्राफी की, जैसे हृदय खोला जा रहा है बच्चों का, तो इसने बहुत ही ब्यौरे तक, तफसील से जाके आप तस्वीरों को खींचे हो, उसका आपके जनरल फोटोग्राफी पर, जो आपकी आर्ट फोटोग्राफी थी, उस पर कैसा असर था? स्टार्टिंग में थोड़ा परेशानी हो रहा था, लेकिन क्या हुआ ना कि मीडिया वाले जैसे शूट करते हैं, कहीं ब्लास्ट हुआ, कहीं एक्सीडेंट हुआ, तो वो अगर उसके सेंटिमेंट में आएंगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे। तो वही दिमाग में हम भी अपना लाए कि मेरा काम है, सामने जो भी हो रहा है ना, वो एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या है उससे मेरा कोई मतलब नहीं। इसीलिए हम कोई स्टडी में नहीं पढ़ते थे, मेडिकल स्टडी में कभी नहीं। आज अगर उन लोग का सुने होते हैं ना, तो अभी मेडिकल में बहुत सारा जानकारी मेरे पास होता है। लेकिन हम विजुअली कहाँ कैसे लग रहा है ना, हमेशा वो हम ऑब्जेक्ट समझते थे, और ऑब्जेक्ट को कितना बढ़िया से हम शूट कर सकते हैं उसको करते थे। मतलब उसमें भावनात्मक रूप से संलग्न नहीं होते थे। अगर वो होंगे तो फिर दिक्कत होने लगती है। और आराम से ओटी के बगल में दूसरा रूम था, वहाँ बैठ के डॉक्टर लोगों के साथ कॉफ़ी पीते रहते थे। तो डॉक्टर तो यूज्ड टू हो जाते हैं, लेकिन हम लोग को थोड़ा टाइम लगा। लेकिन जब वो ये दिमाग में बैठा लिए कि सामने जो भी हो रहा है हमारा ड्यूटी है, और वो एक ऑब्जेक्ट है, उसको बढ़िया से बढ़िया ढंग से फोटो करना है। तो फिर कहीं आपका डेड बॉडी जल रहा है, घाट वाट में जो काम किए, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आपने खुद को धीरे धीरे डिटैच कर। हाँ, तो मणिकर्णिका घाट पे भी अक्सर काम करते हैं, उस पर पूरा एक सीरीज चल रहा है मेरा बनारस पे। तो मणिकर्णिका पे काम भी करना मना है। और एक दोस्त के बेटे के साथ गए थे, तो वो बोला कि मेरे फादर मना किए हैं कि घाट पे उस पे नहीं जाना है। तो बोला अंकल ये क्या है, कैसे है? तो हमने, तुम उसको सोचो ही नहीं कि आदमी जल रहा है, कोई मर गया है, उसको जलाया जा रहा है, इसे सोचने का नहीं है। तुम देखो कि एक फ्लेम का वेव कैसे है, कलर कैसे है, ब्लैक कहाँ है, कौन चीज़ को कैसे तुम कंपोज करोगे कि तुम्हारा फोटो बढ़िया से बढ़िया हो। आज वो लड़का बता रहा है कि अंकल वो आपको जो हमको बताए थे, आज बहुत सारा हॉस्पिटल में भी वो लड़का काम किया, कैंसर हॉस्पिटल बम्बई में भी काम किया। उसको बोला हमको कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन उसके पहले आप ये जो बताए नहीं थे ना, तो हमको परेशानी होता था। तो अब हमको लगता ही नहीं कि हम फील ही नहीं करते हैं कि हम शमशान में हैं। मतलब खुद को, फोटोग्राफर को जो कहे कि मानवीय कार्य व्यापार चल रहा है, उससे खुद को एक दूरी बनाई रहे, भावनात्मक स्तर। हम फोटोग्राफर हैं, मेरा काम फोटो खींचना है, और जो अपना एम है, बस हमको अपने एम में पूरी तरह लगना है। तो ये बताइए शैलेंद्र जी, हम लोग अब लगभग अंत की तरफ आ रहे हैं कि आपने बहुत सारे श्रृंखलाओं पर काम किया, जिसके बारे में लोग, तो क्या ये सारे कमीशन्ड वर्क थे? मतलब किसी ने आपको असाइन किए थे, या कुछ खुद से भी रुचि से दिलचस्पी लेकर आपने?
जो भी 32 सीरीज मेरे पास है कोई असाइनमेंट नहीं है। ट्रैवल सीरीज में चलिए ठीक था, एनजीओ वाले लोग ले जाते थे, तो जो पैसा उधर से आता था वो पैसा हम अपने काम में लगा देते थे। और बाकी छठ आपका 25 साल से जो कर आना जाना रहना, बनारस 84 से जा रहे हैं और आज भी जा रहे हैं। एक एक ट्रिप में 10,000 20,000 रुपये ऐसे खर्च होता है। जो भी कमाए सब इसी में लगाते गए। कोई भी असाइनमेंट नहीं है, ना कोई फोटो बिक रहा है। कभी दिल्ली बॉम्बे में कोई शो हुआ तो बिकता है, बिहार में तो कहीं कभी फोटो नहीं बिका। और आज जो 25-30 साल से पिंडदान पे काम कर रहे हैं, आप बिहार में क्या पिंडदान का फोटो किसी को गिफ्ट भी करेंगे तो लेगा नहीं लेगा। लेकिन ये सीरीज अगर बाहर निकल जाता है, ये बॉम्बे के दिल्ली के एग्जीबिशन में 4 फोटो पिंडदान का सेल हो गया। पिंडदान एक ऐसा मोमेंट है ना कि एक बार में पानी में लोग बैठे हुए हैं, सर बाल कटा हुआ है, 20 लोग 25 लोग, तो एक फोटोग्राफी का एक अलग एंगल बनता है। और इतना बढ़िया वो कंपोजिशन होता है ना, हर चीज़ जितना कर्मकांड वहाँ हो रहा है ना, वो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो हमको उसमें इतना इंटरेस्ट आया और हम करते चले गए। लेकिन आज तक कोई दिल्ली में 4 एडिशन जो सेल हुआ, उसके बाद आज तक पिंडदान पर कोई चर्चा नहीं है। बहुत सारे आर्टिस्ट को काम बहुत अच्छा लगा, लेकिन बोला सन जी ये काम जब तक आपका बाहर नहीं जाएगा, बाहर में चूंकि उसको देखेंगे लोग पिंडदान के व्यू से नहीं देखेंगे, वो एक आर्टवर्क के व्यू से देखेंगे। तो आर्टवर्क तो एकदम 100% है वो। तो क्या ऐसा तो नहीं कि नौकरी की वजह से थोड़ा सा बंद बाय गए, जो बाहर आपका काम नहीं जा? नौकरी के कारण तो परेशानी बहुत हुआ है, लेकिन नौकरी एक सपोर्ट भी किया, चूंकि एक बंधा हुआ पैसा मंथली आना था, तो अब बच्चा भी देखना था, घर भी देखना था। लेकिन हम इतना भागदौड़ किए, बाहर का भी कुछ काम कर रहे हैं, तो हर चीज़ को पैरेलल लेके चले हैं हम, जिसके कारण बहुत ही भागदौड़ करना पड़ा है हमको, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। लेकिन स्ट्रगल क्या, काम का वे है वो स्ट्रगल नहीं है। अगर वो उतना मेहनत नहीं करेंगे कोई भी फील्ड में, तो आपको कोई जगह नहीं मिलने वाला है, या अब उसमें आप एक्सपर्ट नहीं कहे जा सकते हैं। ये आपने जैसे बताया कि आपने कुछ काम भले गैर सरकारी संगठनों की ओर से मिले, लेकिन बाद आपने रुचि और दिलचस्पी से काम करते गए, फिर बाद में वो एक श्रृंखला का उसने रूप। हाँ, लेकिन अब वही चीज़ हमको पे करने लगा है। आज 2025 में मेरा 16 शो दिल्ली में होना ही होना है, किसी हाल में करेंगे हम। तो इस लेवल पे करेंगे, गैलरी पकड़ेंगे तो कुछ तो निकलेगा ही है। अब काम एकदम 100% ओरिजिनल आर्ट वर्क बन चुका है मेरा, तो वो सेल होगा ही होगा, ये विश्वास है हमको। तो अब इसी से मेरा रिटर्न भी आ रहा है, इसी से मेरा नाम भी हो रहा है, इसी से लोग जान भी रहे हैं। आज भी आप इसी के कारण मेरे पास आए हैं। बिल्कुल। तो ये थोड़ा हमको ये बताइए कि फोटोग्राफी के उपकरण के बारे में, कि दुनिया बहुत बदली है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक क्रांति, डिजिटल क्रांति। तो फोटोग्राफी में अभी मैं देख रहा था इतने उपकरण, लगभग शायद 150 के कैमरे हैं आपके पास। तो क्या एक बड़ा परिवर्तन, जो पहले फोटोग्राफी करते थे अब क्या बदलाव महसूस? पहले आपका लकड़ी का कैमरा यूज होता था, जिसमें अपर्चर तक नहीं होता था, ढक्कन खोलिए 1 2 3 4 फिर बंद कर दिया जाता था। हम वो भी किए हैं। 1980 में पहली बार उसी कैमरे से हमारे टीचर जो आर्ट कॉलेज में थे, वो बताए थे कि लेंस से जो भी इमेज अंदर आता है ना, वो उल्टा आता है। और वो आज भी मेरे जहन में बैठा हुआ है। और उसी के कारण वो लकड़ी वाला कैमरा हम खोज के तलाश के खरीदे। हाँ, उस याद को बनाए रखने के लिए। फिर उसके बाद 120 mm फिल्म पे काम चल रहा था, बड़ा बड़ा कैमरा था। उसके बाद आपका 35 आ गया। 35 में एकदम हाई लेवल तक जाने के बाद अचानक कोलैप्स किया, डिजिटल आ गया। और डिजिटल आने के बाद वो एनालॉग का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा। डिजिटल चलते चलते आज देखिए अचानक डिजिटल गया, मिररलेस आ गया। तो टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा इन्हांसमेंट हुआ है कि अभी जैसे मोबाइल से आप कितना भी अंधेरे में शूट कर ले रहे हैं, बढ़िया फोटो आ जा रहा है। जेड सीरीज जो आपका जो मिररलेस सीरीज है, चाहे निकॉन का हो चाहे कैनन का हो,
हम लोग का 800 आईएसओ तक जाना, मेरे कैमरे में 800 6400, निकॉन FM2 में 6400 आया था आईएसओ। लेकिन उतना का फिल्म कहाँ मिलता था? फिल्म 400 आईएसओ से ऊपर मिलता ही नहीं था। 800 का लेना है तो दिल्ली से मंगवाइए, 4 गुना पैसा दीजिए, तो सब लोग एफोर्ड नहीं कर पाता था। लेकिन आज जो आईएसओ का प्रॉब्लम है वो कुछ है ही नहीं है, आपको तो नॉब घुमा देना है, आप 25,000 आईएसओ पे जा सकते हैं मिररलेस में। तो कितना भी लो लाइट है तो फोटो तो आना ही आना है। तो इतना इजी हो गया ना। लेकिन आपको सिस्टम के मतलब चेंज जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो एक्सेप्ट नहीं किया ना वहीं का वहीं खड़े रह गए। और मेरे में ये एटीट्यूड था कि जब भी हुआ तो तुरंत चेंज किया। इसीलिए आप देखिए वो सारा सीरीज जो हम यूज़ किए हैं वो सारा कैमरा मेरे पास है, हम किसी को बेचे नहीं। और वो लगता था मेरा पार्ट है, तो फिर इसको अभी अलग कैसे कर दें, तो उसको प्रिजर्व कर लिए। और आज जो मिररलेस जो लेटेस्ट कैमरा है वो उसको यूज़ कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलिएगा तो बहुत पीछे रह जाइएगा। लेकिन फोटो आसान हो गया है, शूट हो जाना है, लेकिन फोटोग्राफी आसान नहीं है। मोबाइल से फोटो करके कोई फोटो करेंगे मैंने इतना बढ़िया फोटो खींच लिया, ठीक है खींच लिया आप, लेकिन एक फोटो का जो टेक्निक है, आपका कंपोजिशन है, बहुत सारा शार्पनेस है, बहुत सारा ये है, वो सब मेंटेन करते हुए तभी एक बढ़िया फोटो बनता है। तो फोटोग्राफी इक्विपमेंट्स नहीं होता, दिमाग से होता है। अगर फोटोग्राफी कोई कहे कि हमारे पास बढ़िया कैमरा होता ना तो हम तो ये कर देते, वैसा कुछ नहीं है। कोई कहता है कि ये कलर नहीं था तो हमने ये पेंटिंग नहीं कर पाया, ये वेंसन न्यूटन का कलर होता तो हम बहुत बढ़िया पेंटिंग बना दिए होते, हेसल ब्लैड होता तो हम कुछ खींच दिए। तो ऐसा नहीं है। आपके पास मोबाइल भी अगर जानकारी है ना तो आप मोबाइल से भी बहुत ही बढ़िया फोटो खींच सकते हैं। लेकिन आपको फोटोग्राफी का जानकारी होना चाहिए। अगर ऐसा होता ना तो निकॉन और कैनन कंपनी के घर में बहुत बड़ा बड़ा फोटोग्राफर पैदा हो गया होता, लेकिन नहीं है। कैमल कंपनी के घर में बहुत बड़ा आर्टिस्ट नहीं है, तो वो मुद्दा नहीं है। आप पेंसिल से भी स्केच कर सकते हैं, वो भी उतना ही बोलेगा जितना आपका पेंटिंग बोलेगा। फोटो का भी वही है। अगर तकनीक आप जानते हैं, चीज जानते हैं, तो मोबाइल का फोटो भी बोलेगा। आपके कहने का मतलब कि तकनीकी दक्षता जो है, ठीक है, मोबाइल तकनीकी रूप से समृद्ध होना हो गया, लेकिन अंततः फोटोग्राफी आपने कहा कि समझ से, दृष्टि से होती है। कैमरा कहाँ रखना है, और क्या इसमें जो कंप्यूटर है जैसे फोटोशॉप वगैरह जो सॉफ्टवेयर हैं उनकी क्या भूमिका रहती है? देखिए आर्ट फोटोग्राफी में तो बहुत बड़ा भूमिका है उसका। फोटोग्राफी में 50% है, 50% आपका शूट करना है। हम कोई स्विट्जरलैंड में नहीं रहते हैं। यहाँ के इन्वायरमेंट में आपका इतना डस्ट है, इतना पोल्यूशन है कि फोटो पर एक लेयर जमा रहता है। तो कल भी आप जो नेगेटिव से खींच के लैब को देते थे तो लैब वाले कुछ बटन यूज करते थे। आपको याद होगा कि मशीन में कुछ बटन होता था, माइनस प्लस कुछ कुछ करते थे। वो क्या करते थे, उसी लेयर को हटाते थे। तो आज भी अगर करके आपको कंप्यूटर से वो काम करके दीजिएगा तो ठीक है, अगर नहीं दीजिएगा तो जो आप शूट किए वही बना के वो दे देगा। तो काम तो तब भी होता था। तो आज कंप्यूटर से कुछ अलग करके चाहिएगा कि फोटो बढ़िया हो जाए, नहीं होने वाला है। एडिट आपको करना ही है। देखिए मोबाइल में भी एडिटिंग दे दिया है, इसको ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लें। तो 50% हम मानते हैं जो शूट कर रहे हैं वो है। और आर्ट फोटोग्राफी में आपको विजन पहले डेवलप करना पड़ेगा कि क्या हमको शूट करना है। आपको ड्राइंग क्या करना है ना, आर्टिस्ट को वो पहले सब्जेक्ट चुनेगा, फिर उस पर फॉर्म खोजेगा कि कौन सा फॉर्म यूज करें। तो हम भी वही सोचते हैं और कैमरा लेके उसी जगह पे जाते हैं कि वो फॉर्म, वो चीज़ हमको उस जगह पे मिलेगा। सोनपुर मेला में मिलेगा, पिंडदान में मिलेगा, किसी मंदिर में मिलेगा। तो हम हो जाते हैं वहाँ। उस मेरे कंपोजिशन भी मेरे दिमाग में है, वो हम विजुलाइज आपको दिमाग में ही करना होगा। फिर कैमरा लेके गए, वहाँ शूट किए, वो 50% है। और उसके बाद सिस्टम पे कटिंग पेस्टिंग नहीं करते हैं कि कोई काट के यहाँ से वहाँ बैठा दो, वहाँ चिड़िया नहीं है तो चिड़िया उड़ा दो, ये करने का नहीं है वो। हाँ, लेकिन क्या है कि कुछ कोई स्पार्किंग एरिया है, थोड़ा सा कोई चमक गया
तो उसको हम हटा देंगे। कंपोजिशन में मेरा कोई लग रहा है कि एक बांस गलत आ रहा है, ये वे इधर कर देगा, फोटो में हम इधर दिखलाना चाह रहे हैं, वो नज़र को उधर ले जाएगा, हम बांस को हटा देंगे। लेकिन कहीं से बांस काट के वहाँ लाएंगे नहीं, ये हम नहीं करते हैं। और इसके कारण क्या है ना कि लोग कहा कि नहीं नेगेटिव में तो जो हो गया था तो हो गया था, तो इसमें भी है, आप लेयर पे काम मत कीजिए। लेयर पे अगर आप काम कर रहे हैं तो 10 स्टेप पीछे भी जाके उस चीज़ को खोल के फिर से ठीक कर सकते हैं। लेकिन आप लेयर पे नहीं कर रहे हैं, हर बार जितना भी स्विच आप दबा रहे हैं वो सब फाइनल होता जा रहा है, फिर रिटर्न नहीं होगा। तब जो एक चीज़ आती है, तो ये बम्बई में एक एग्जीबिशन में हमसे इंटरव्यू में लोग पूछा, तो हम बोला लेयर पे क्यों नहीं काम होता है? लेयर पे करने भी नहीं आता और हम सीखेंगे भी नहीं तो लेयर पे 2 साल बाद याद पड़ा, फिर वो लेयर खोल के वहाँ पर जाके आप कुछ कर लीजिएगा। लेकिन हम एक बार जो करते हैं वो फाइनल करते हैं, चूँकि अपना विजन में वो चीज़ होता है और वो करते 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 वहाँ तक आते हैं, जहाँ तक आ जाता है उसको वहीं स्टॉप करते हैं। लेकिन फिर आप मास्टर फोटो को फिर से निकालिए और चाहिए कि सेम बना लें, तो आप खुद नहीं बना पाइएगा, क्योंकि कहाँ पे कितना डिस्टोर्शन किए थे, कहाँ क्या कलर बढ़ाए थे, कहाँ क्या घटाए थे, वो आपको याद ही नहीं है। कितना लेयर में आप काम किए, तो लेयर तो मर्ज होता चला गया, तो वो जब भी बनेगा फिर वो अलग बनेगा। तो फिर यहाँ ओरिजिनलिटी है, लेकिन आप लेयर में काम कर रहे हैं तो ओरिजिनलिटी नहीं है। कभी भी आप सेम फिर चाहिएगा सेम बनाना, फिर सेम बनेगा, लेकिन इसमें नहीं बनेगा। तो ये बड़ा खुश हुआ था क्यूरेटर बॉम्बे का, और मेरे कैटलॉग में अपना वो जो लिखा उसमें ये चीज़ को कोट किया 2008 में। वाह, बहुत अच्छा। हम लोग लगातार टेक्निकली आप भले ही कितना सुविधाएं आपके पास हो, उपलब्ध हो, लेकिन अंततः जो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण होती है फोटोग्राफी में, समझ, दृष्टि, ये सबसे महत्वपूर्ण कहाँ रखना। ये अंत में हम ये जानना चाहेंगे शैलेंद्र जी कि आपको किस तरह की फोटोग्राफी पसंद है? देखिए, जिसमें कुछ मैसेज हो, जिस फोटो से कुछ सोसाइटी में असर पड़े, कुछ आप कह रहे हो, कुछ दिखा रहे हो, वो होना चाहिए। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर कोई पहाड़ का, कोई फूल का फोटो, कुछ उससे निकलना पड़ेगा। जैसे पेंटिंग में भी हम लोग को स्केच करने, ह्यूमन बॉडी बनाने कहा जा रहा है, स्केच करने का डेली प्रैक्टिस करना है। लेकिन आप स्केच करते 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 अगर उसी में लगे रह गए तो आप एक इलस्ट्रेटर हो जाइएगा, फिर आपका पेंटिंग नहीं बनेगा, वो इलस्ट्रेशन बनने लगेगा। कोई भी कहानी पर आप फिगर बना दीजिएगा। तो फोटोग्राफी में वही हाल है, तो उसमें भी आपको अलग सोच के चलना पड़ेगा। सुंदर 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 नदी, पहाड़, ये वो आर्ट नहीं है, वो टेबल कैलेंडर के लिए मटेरियल है। लेकिन जैसे क्रिएटिव इसमें आप आएंगे तो बहुत ही भारी पड़ेगा, और पूरी तपस्या जब तक नहीं कर देंगे, उसमें लग नहीं जाएंगे, कुछ नहीं निकलने वाला है। आज 25 साल 30 साल से कंटिन्यू लगे हुए हैं, अब जाके थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा बहुत कुछ कर ले रहे हैं, अभी भी बहुत गैप है, और हमको नहीं लगता है कि एक जन्म इसके लिए काफ़ी है।